नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट 2022 के लिए कंप्लीट कोर्स हम आपको करा रहे हैं टॉपिक वाइज। तो क्लास नंबर 15 में इससे पहले हमारा लाइट प्रकाश चैप्टर चल रहा था। साइड माई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे क्लास नंबर 16 के अंतर्गत दूरी और मापन आपका चैप्टर है और इसके अंतर्गत 15 प्रश्न देखेंगे। इसमें बेसिकली आप देखेंगे तो मात्रक वगैरह आपको दे रखे हैं, बाकी ऐसा कुछ खास इस चैप्टर में नहीं है। बाकी अगर कोर्स की बात करें तो इतनी सारी चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। दूरी और मापन पर पहुंच गए हैं। इन सभी की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके बाद से हमारा जो पोर्शन है, अभी तक फिजिक्स पोर्शन चल रहा था, आगे देखेंगे तो जीवों की दुनिया से आपका जो बायो पोर्शन है वो स्टार्ट जो है वो हो जाएगा। और हम थोड़े से प्रश्नों को और जो है आगे देख लेंगे, जो कि आपके ओवरऑल सारी चीजें हमने देखी हैं उस पर बेस्ड जो है वो होंगे। फिर उसके बाद जीवों की दुनिया वाला जो है टॉपिक वो भी हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। टोटल आपके जो प्रश्न है यहाँ पर 15 है। एक लास्ट में हम आपसे प्रश्न भी जो है वो पूछेंगे। तो प्रश्न आपका है, सापेक्ष आर्द्रता जो है वो नापी जाती है हाइड्रोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर या फिर लैक्टोमीटर या फिर पोटेंशियोमीटर। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। और सभी के बारे में आपको सारी चीजें रटी होनी चाहिए। तो आंसर की बात करते हैं। सबसे पहले इनमें से सही कौन सा होगा, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर, जब भी आर्द्रता की बात आए, ध्यान दीजिएगा, आर्द्रता में हाइग्रो और हाइड्रो में बहुत कंफ्यूजन होती है। तो जब भी आर्द्रता की बात आएगी तो आपका हाइग्रोमीटर जो है ये सापेक्षिक आर्द्रता से संबंधित होता है। पर जब हाइड्रोमीटर की बात आएगी तब आपको याद रखना है कि द्रवों का जो घनत्व होता है उससे संबंधित जो है ये होता है। तो द्रवों का घनत्व आपका जब पूछा जाए तो हाइड्रोमीटर ड्रो। और जब आर्द्रता की बात की जाए, देखिए आप इस तरीकों को ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि जैसे मौसम में आर्द्रता बढ़ती है तो हम उसको क्या कहते हैं, ग्रो होती है, यानी कि बढ़ती है। तो ग्रो से हाई ग्रो आप थोड़ा सा जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें ग्रो और ड्रो इन्हीं में ही जो है वो डिफरेंस है। लैक्टोमीटर क्या होता है, किससे संबंधित होता है, तो आप जानते हैं कि कोई भी लिक्विड के फॉर्म में चीज होती है उसको हम लीटर में जो है वो मापते हैं। तो लीटर से ही आप जोड़कर याद रख सकते हैं क्या, कि दूध जो है उसकी शुद्धता जो है वो आपका लैक्टोमीटर जो है उससे मापी जाती है। तो दूध की शुद्धता आप जो है कह सकते हैं। तो लैक्टोमीटर, लिक्विड से आप दूध को जोड़ सकते हैं और आसानी से जो है वो याद रख सकते हैं, लैक्टोमीटर हो जाएगा। पोटेंशियोमीटर की बात करते हैं तो विद्युत परिपथ जो है उसके दो जो बिंदु हैं, एक बिंदु मान लीजिए ये है, एक बिंदु जो है ये है। ये जो दो बिंदु हैं ये किसके हैं, विद्युत परिपथ के हैं। तो विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होता है वो अगर आपसे पूछा जाए किससे ज्ञात किया जाता है, तो आप कहेंगे पोटेंशियोमीटर से ज्ञात किया जाता है। तो ये चारों के बारे में चीजें आपको पता होना चाहिए। आंसर यहाँ पर हाइग्रोमीटर बी वाला सही होगा, क्योंकि आर्द्रता के बारे में पूछा गया था। तो दूसरा प्रश्न है, बल का मात्रक क्या होता है, फैराडे, फर्मी, न्यूटन, रदरफोर्ड। बताइए कौन सा सही होगा। बल का मात्रक इनमें से क्या जो है वो होता है। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो बल का मात्रक आपका न्यूटन जो है वो आपका होता है। सूत्र क्या होता है बल का, बल का सूत्र होता है आपका द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। फॉर्मूले सभी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि किसी भी फॉर्मूले पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन आ सकता है। अगर आप पिछला भी उठा करके देखेंगे पेपर तो उसमें न्यूमेरिकल बेस्ड चीजें ज्यादा आई थी, जो 69,000 शिक्षक भर्ती वाला पेपर हुआ था। तो F बराबर ma ये आपका सूत्र होता है, जहां पर F आपका बल है, m द्रव्यमान है और a जो है आपका त्वरण है। तो m वस्तु का द्रव्यमान, a बल के कारण वेग में उत्पन्न जो त्वरण है वो। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। आंसर यहाँ पर न्यूटन हो जाएगा, बल का मात्रक न्यूटन जो है वो होता है। अगला देखते हैं आपका कि इनमें से कौन सा सुमेलित आपसे पूछा गया है, नहीं है। पहला कह रहा है नॉट, जहाज के चाल की माप जो है उससे संबंधित होता है। नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है। एंगस्ट्रॉम जो है ए करके लिखा जाता है, यहाँ पर आ लिखा है। प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई है। और प्रकाश वर्ष जो है वो समय मापन की इकाई है। तो बताइए इनमें से कौन सा आपसे पूछा गया है कि गलत है, सही नहीं है। तो देखिए पहला सही है, नॉट जरूर ध्यान रखिएगा। नॉटिकल मील भी आपको याद रखना है, सही है। एंगस्ट्रॉम भी सही है। परंतु प्रकाश वर्ष की अगर बात करें तो ये समय मापने की इकाई नहीं होती है। प्रकाश वर्ष आपका दूरी से संबंधित इकाई होती है। तो आपका दूरी से रिलेटेड हो जाएगा। प्रकाश वर्ष जो है वो एक वर्ष में जो है वो चली गई जो दूरी होती है, एक वर्ष में चली गई जो दूरी होती है वो कहलाती है आपकी एक प्रकाश वर्ष।
प्रकाश वर्ष जो है नापते कहाँ की दूरी है, तो बहुत ज्यादा जो लंबी दूरी होती है, जिसके अंतर्गत आप कह सकते हैं जैसे खगोलीय दूरियां जो है वो आ जाती हैं, तो खगोलीय दूरी मापने के लिए इसका यूज जो है वो किया जाता है। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक प्रकाश वर्ष जो है उसमें कितने किलोमीटर होते हैं, तो 9.46 गुणे 10 की घात 16 किलोमीटर जो है वो होते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो है जो वैल्यू है एक प्रकाश वर्ष की, ये आपको न्यूमेरिकल में जो है वो यूज आती है। बाकी सभी जरूर याद रखिएगा। नॉट हो गया जहाज के चाल की इकाई से संबंधित, नॉटिकल मील जो है समुद्र में जो नौवहन होता है उसमें दूरी की इकाई होती है, और आपका जो एंगस्ट्रॉम होता है ये आपका प्रकाश के तरंग दैर्ध्य जो है उसकी इकाई होती है। एक एंगस्ट्रॉम कितने नैनोमीटर के बराबर होता है, तो 0.1 नैनोमीटर के बराबर होता है अगर एक एंगस्ट्रॉम की बात करेंगे। एंगस्ट्रॉम का चिन्ह कैसा होता है, तो आप देखते हैं छोटा सा ऊपर गोला टाइप का जो है वो बना रहता है, ए जैसे लिखा है उसके ऊपर इस प्रकार से छोटा सा गोला। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 4 की एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक किसके बराबर होता है। 4.25 प्रकाश वर्ष, 3.25 प्रकाश वर्ष, 3.50 प्रकाश वर्ष या 3.05 प्रकाश वर्ष। बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला 3.25 प्रकाश वर्ष जो है वो सही होगा। पारसेक जो है प्रकाश वर्ष की जो भांति खगोलीय आप दूरियां देखते हैं वो मापने के लिए ही जो है वो यूज में लाया जाता है। पारसेक जो है इसको हम पैरालैक्टिक सेकंड जो है फुल फॉर्म के तौर पर लिखते हैं पारसेक को। पारसेक देखिए ऐसे आप लिखेंगे PARSEC। तो अगर इसे आप देखेंगे तो PAR जो है इससे होता है पैरालैक्टिक, और SEC से होता है सेकंड, तो पैरालैक्टिक सेकंड इसका संक्षिप्त रूप जो है वो होता है। मैं लिख भी देता हूं, पैरालैक्टिक सेकंड, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगी। अब थोड़ी सी वैल्यू आपको पता होना चाहिए, जैसे एक पारसेक की वैल्यू आपको यहाँ पर पूछिए कि तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक किसके बराबर होता है, तो 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। और अगर एक पारसेक की वैल्यू जो है मीटर में आपसे पूछी जाए तब आप क्या जो है वो कहेंगे, तो एक पारसेक की वैल्यू जो मीटर में होती है वो होती है 3 गुणे 10 की घात जो है वो 16 मीटर। और अगर एक प्रकाश वर्ष में बात करें कितने मीटर होते हैं, तो वो मैंने अभी बताया था 9.46 गुणे 10 की घात 15। इसको भी यहाँ पर लिख देते हैं ताकि अगर क्वेश्चन आए तो आप जो है वो कर ले जाए। एक प्रकाश वर्ष अगर बात कही जाए मीटर में, तो 3,9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर। और बाकी जो प्रश्न पूछा गया था वो तो आपको याद ही रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि एक नैनोमीटर जो है वो होता है 10 की घात -6 सेंटीमीटर, 10 की घात -7 सेंटीमीटर, या फिर 10 की घात -8 सेंटीमीटर, या 10 की घात -9 सेंटीमीटर। हमेशा प्रश्न जब भी ये पूछा जाएगा तो ये जरूर ऑप्शन में देख लीजिएगा कि सेंटीमीटर लिखा हुआ है या मीटर में लिखा हुआ है, क्योंकि यही आपको प्रश्न को गलत करवा देता है। तो बताइए इनमें से सबसे पहले सही कौन सा होगा। आंसर की बात करते हैं तो एक नैनोमीटर में जब मीटर की बात होगी तो 10 की घात -7 सेंटीमीटर जो है वो होता है। 10 की घात -7 सेंटीमीटर ये जो है आपका सेंटीमीटर में, पर अगर जब आप इसे मीटर में चेंज करेंगे तब इसकी जो वैल्यू होगी, तो मीटर में भी आपको यहाँ पर लिख भी दे रहा हूं मैं सेंटीमीटर, पर अगर जब मीटर की बात होगी तो 10 की घात -9 मीटर जो है आपकी वैल्यू होगी। और ये कैसे होता है, जैसे आप जानते हैं कि कोई भी वैल्यू अगर सेंटीमीटर में लिखी हुई है और उसे मीटर में बदलना है तो आप क्या करते हैं, उसे डिवाइड करते हैं मीटर में बदलने के लिए। तो किससे डिवाइड करते हैं, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 10 की घात -7 दे रखा था ऑलरेडी। अगर ये 100 है, इसको अगर आप 10 की घात में लिखेंगे तो 10 की घात 2 आप लिख सकते हैं। 10 की घात 2 आपका कितना होता है, तो 100 होता है। अब ये जब बराबर के ऊपर जाएगा तो कोई भी घात आपकी अगर प्लस में ऊपर जाकर के माइनस में बदल जाती है, तो आपका ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा, 10 की घात -2। अब यहाँ पर 10 की घात -7 है, -2 है, माइनस माइनस में वैल्यू जुड़ जाती है पर साइन आपका माइनस में ही रहता है, इसलिए -2 आपका क्या बना देगा, जुड़ करके -9 बना देगा। और वही चीज यहाँ पर जो है वो लिखी हुई है। इतना आपको क्लियर हुआ कि 10 की घात -9 अगर नैनोमीटर की वैल्यू आपसे पूछी जाएगी सेंटीमीटर में तो 10 की घात -7, और अगर मीटर में पूछी जाएगी तो 10 की घात -9। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
कि 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य होता है। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, बताइए कौन सा सही होगा? 100 मीटर, 1000 सेंटीमीटर, 1000 मीटर या 100 सेंटीमीटर? कई बार क्या होता है, सरल से सरल जो प्रश्न होते हैं उसमें जो है वो गलती होने की संभावना बन जाती है। तो वो तो आपको दिमाग में सारी चीजें क्लियर रखनी है। 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर के बराबर होता है और 1 मीटर जो है वो आपका 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ये सारी चीजें तो आपको जो है बिल्कुल आनी चाहिए। अगला देखते हैं आपका कि इनमें से कौन सा एक सदिश राशि है, आपको बताना है। संवेग, दाब, ऊर्जा, कार्य। सबसे पहली वाली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने ट्रिक देखी थी सदिश और अदिश दोनों की। तो उससे अगर आपको चीजें याद होंगी तो आप आसानी से टिक कर लेंगे। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? संवेग, दाब, ऊर्जा या फिर कार्य? आंसर की बात करते हैं तो इसमें से आपका जो संवेग है वो सही होगा। संवेग जो है इसमें अगर आप देखेंगे तो दिशा भी होगी, आपका परिमाण भी होगा। वे भौतिक राशियां मैंने बताया था जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, और वो आपका होता है सदिश राशियां। जैसे आपका विस्थापन, वेग, बल, भार, संवेग, विद्युत क्षेत्र, ये सब आपकी सदिश राशियों में आती है। और ट्रिक क्या आती है इसकी? विषुवत बल। आपको याद है मैंने बताई थी सबसे पहले क्लास में, तो संवेग वहां से भी आपका निकल के आएगा। अदिश राशियां जिसमें जैसे कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, ये सब ऑप्शन जो दे रखे हैं ये सब अदिश राशियों के ही दे रखे हैं। अगला देखते हैं कि उच्च वेग को मापने में किस मात्रा का जो प्रयोग है वो जो है वो किया जाता है। एंगस्ट्रॉम का यूज किया जाता है, जूल का यूज किया जाता है, मैक का यूज किया जाता है या फिर पास्कल का यूज किया जाता है? बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें और इसी प्रकार टॉपिक वाइज चीजें हम आगे भी देखते रहेंगे। तो बताइए उच्च वेग को मापने में किस मात्रा का प्रयोग जो है वो किया जाता है? और जो वीडियो आप टॉपिक वाइज देख रहे हैं इसकी लाइव टाइमिंग जो है वो शाम के 8 बजे की है, और जो केवल प्रश्नों की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं उसकी लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे की। तो इन दोनों लाइव टाइमिंग में आकर वीडियो आप देख सकते हैं या ऑफलाइन भी आप बाद में देख सकते हैं। आंसर की बात करते हैं तो इन चारों में से आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? मैक जो है वो सही होगा। उच्च वेग को मापने में मैक नामक जो मात्रक है इसका यूज जो है वो किया जाता है। इसके अलावा जितने अन्य ऑप्शन है उनको भी आपको पता होना चाहिए। जैसे एंगस्ट्रॉम मैंने अभी आपको बताया था कि एंगस्ट्रॉम किसका मात्रक होता है, किसकी इकाई होती है? तो आपका प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से संबंधित जो है आपका ये होता है। जूल आपकी किसकी इकाई होती है? तो जूल आपका आपकी कार्य और ऊर्जा का मात्रक के रूप में जो है हम जूल को देखते हैं, कार्य और ऊर्जा। मैंने आपको बता ही दिया। पास्कल आपको पता होना चाहिए, पास्कल जो है वो दाब की इकाई जो है वो होती है। और अच्छा एक कंफ्यूजन यहाँ पर आपको ये नहीं होना है कि पास्कल और अभी हम देख के आए थे पारसेक, दोनों अलग अलग है। पास्कल आपका दाब से संबंधित है, पर अगर आपके प्रश्न में पूछा जाए क्या पारसेक, तो वो दूरी की इकाई होती है। वो पारसेक प्रकाश वर्ष से भी बड़ी है। पारसेक अगर आप देखेंगे, हम वैसे लंबी दूरियों के लिए, खगोलीय दूरी के लिए जो है आपका प्रकाश वर्ष का यूज करते हैं, पर प्रकाश वर्ष से भी अगर बड़ी इकाई की बात करें दूरी मापने से संबंधित, तो वो पारसेक होती है। वही हमने क्वेश्चन देखा था कि एक पारसेक जो है वो कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, तो 3.25 के होता है। तो इस चीज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 9 कि प्रकाश तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रॉम होता है, जूल होता है, मैक होता है या पास्कल होता है? तो मैंने बताया कि तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है। बिल्कुल आपका ऑप्शन यहाँ पर एंगस्ट्रॉम जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस याद रखिएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 10 कि भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई जो है वो क्या है? सीमेंस है, टेस्ला है, लक्स है या वेबर है? बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। सबसे पहले समझिए ज्योति जो है ये होता क्या है। ज्योति फ्लक्स भी लिखा रहता है, इसको चलिए और भी लिख देते हैं थोड़ा, फ्लक्स। तो ज्योति फ्लक्स की बात करें तो कोई पृष्ठ है, मान लीजिए ये एक पृष्ठ है, तो इसका कोई पर्टिकुलर एरिया अगर हम ले लें तो हम उसको लेकर के कहते हैं कि किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर पड़ने वाला जो ज्योति फ्लक्स होता है उसको हम कहते हैं प्रदीप्ति घनत्व। और इसका अगर मात्रक की बात करें तो आपका एमकेएस पद्धति में होता है ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर, और इसी को लक्स भी जो है वो कहते हैं। और प्रश्न के ऑप्शन में अगर देखेंगे तो सीमेंस, टेस्ला, लक्स, वेबर दे रखा है, तो लक्स आपका संबंधित हो जाएगा ज्योति से। और सीजीएस में अगर मात्रक पूछे तो वो आपका फोर्ट होता है।
अगर सीजीएस में अगर आपसे मात्रक पूछा जाए तो क्या होता है, फोट। एक फोट जो है वो कितने लक्स के बराबर होता है, तो ये 10⁴ लक्स के बराबर जो है वो आपका होता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 11वां, कि आवाज की माप का मात्रक क्या है। डेसिबल है, हर्ट्ज है, एम्पलीफायर है, या वेबर प्रति मीटर है। बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। आवाज की माप का मात्रक जो है वो क्या होता है, तो आप देखते हैं कोई भी साउंड होता है, ध्वनि होता है, उसकी सामान्य मापन इकाई क्या होती है, तो वो होती है आपकी डेसिबल। हम डेसिबल में कहते हैं ना कि हम इतने ध्वनि, इतने डेसिबल की ध्वनि सामान्य रूप से सुन सकते हैं, तो उससे आप जो है वो इसे पहचान सकते हैं। और ध्वनि से ही संबंधित अगर आपसे पूछा जाए ध्वनि दाब, तो ध्वनि जो दाब होता है उसके मापन की इकाई क्या होती है, तो इसे हम भारित ध्वनि दाब कह सकते हैं, या वेडेड साउंड प्रेसेट कह सकते हैं। तो हिंदी में वेडेड, क्या नहीं होगा आपका, वेडेड, वेडेड साउंड प्रेसेट। तो वेडेड साउंड प्रेसेट हम इसे कहते हैं इस प्रकार से इंग्लिश में, और हिंदी में मैंने बताया भारित ध्वनि दाब, जब ध्वनि दाब की बात होगी। इसके अलावा जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, जिसको हम कहते हैं सीपीसीबी, इसके द्वारा अलग अलग जो है वो ध्वनि का स्तर जो है वो भी निर्धारित किया गया है। जैसे कि अगर आवासीय क्षेत्रों में अधिकतम बात करें तो 55 डेसिबल, व्यापारिक क्षेत्रों में बात करें तो 65 डेसिबल, औद्योगिक क्षेत्रों में बात करें तो 75 डेसिबल, इस प्रकार से ध्वनि भी निर्धारित की गई है। 12 प्रश्न है, कार्य और ऊर्जा की इकाई जो है वो क्या है, जूल, एम्पियर, या फिर आपका किलोग्राम, या फिर आपका मीटर। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। कार्य और ऊर्जा की इकाई जो है वो क्या है। आंसर की बात करते हैं तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक जो है आपका जूल जो है वो होता है, तो बस ए वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और कार्य आपकी कैसी राशि है, तो एक अदिश राशि है, और इसका मात्रक जो है वो क्या होता है, तो वैसे तो जूल होता है, परंतु और भी आपका एक मात्रक होता है, वो आपका होता है न्यूटन मीटर। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 13, कि चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक जो है वो क्या होता है, पॉइज, टेस्ला, डायोप्टर, या फिर कैंडला। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक आंसर की बात करते हैं तो आपका टेस्ला जो है वो होता है। और टेस्ला और कैंडला में बहुत कंफ्यूजन होती है, तो कैंडला किसका मात्रक होता है, ये होता है आपका ज्योति तीव्रता का, ज्योति तीव्रता का। ज्योति की इकाई क्या थी, भौतिक मात्रा ज्योति, तो उसकी इकाई लक्स थी। वो और सीजीएस में फोर्ट थी। यहां पर पूछा गया है ज्योति तीव्रता, तो उसकी इकाई कैंडला है। टेस्ला किसकी इकाई है, तो चुंबकीय प्रेरण की एसआई इकाई है। थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए एक साथ आपको वो कंफ्यूज नहीं होना। डायोप्टर जो है, इस पर मैंने न्यूमेरिकल भी कराया था। लेंस की जो क्षमता होती है उसे संबंधित होती है। लेंस की जो क्षमता होती है वो आपकी डायोप्टर में जो है वो नापी जाती है, तो एसआई मात्रक इसका डायोप्टर होता है। पॉइज जो पहला वाला ऑप्शन लिखा हुआ है, ये किससे संबंधित होता है, तो ये शुद्ध गतिक श्यानता जो है उसका मात्रक होता है। श्यानता में केवल लिखे दे रहा हूं यहाँ पर, शुद्ध गतिक श्यानता जो है इसका मात्रक जो है वो पॉइज होता है। तो पॉइज श्यानता का, टेस्ला चुंबकीय प्रेरण का, डायोप्टर लेंस की क्षमता का, कैंडला ज्योति तीव्रता का। यहाँ पर ऐसा ही पूछा गया था, इसलिए आपका आंसर कौन सा सही होगा, तो आपका टेस्ला वाला जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं आपका 13 प्रश्न हो गया, 14 प्रश्न होगा हमारा सेकंड लास्ट, क्योंकि मैंने बताया था आपको टोटल 15 प्रश्न हम देखेंगे। कि सतह का मापन करने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है, हाइग्रोमीटर, पेरिस्कोप, पायरोमीटर, या फिर हाइड्रोमीटर। अब मैंने बताया था ना कि हाइग्रो और हाइड्रो में आप आसानी से पहचान कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए पूछा क्या गया है, सतह का मापन करने के लिए जो है वो पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको ये भी पता चल गया कि आर्द्रता से संबंधित तो है ही नहीं आपका, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। क्योंकि जो हाइग्रो है ये आपका किससे संबंधित है, आर्द्रता से संबंधित है। और जो हाइड्रोमीटर है ये आपका द्रवों के घनत्व से संबंधित है, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। पेरिस्कोप बचा और पायरोमीटर बचा, तो बी या सी में से कोई आंसर जो है आपका होगा। तो आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर पायरोमीटर जो है वो सही होगा। केवल सतह का मापन ना कह करके आप ये कहिए कि सतह का जो
तापमान है वो आप मापन के संदर्भ में जो है इसका यूज करते हैं। सतह का तापमान मापन जो है, डायरेक्ट मापन भी पूछा जा सकता है, पर आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में जो पायरोमीटर है इसका यूज किया जाता है सतह का तापमान मापन के लिए। और जो पेरिस्कोप है, ये वाला जो बी वाला ऑप्शन है, ये आपका जो पनडुब्बी है उनमें जो है वो यूज में जो है वो आता है। तो पनडुब्बियों में उपयोग में जो है आपकी अगर बात करें तो आपका उपकरण कौन सा है, तो ये आपका पेरिस्कोप जो है वो होता है। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, आंसर यहाँ पर आपका सी वाला सही होगा, क्योंकि ये जो पायरोमीटर है ये आपका सतह का तापमान मापन में यूज में आता है। अच्छा, पेरिस्कोप आपने देखा भी होगा, पनडुब्बियों में जो यूज होता है ना, इसकी सहायता से अगर कोई व्यक्ति पानी में डूबा है तो पानी की सतह पर अगर कोई वस्तु को देखना है उसको, तो वो छुप छिप कर भी अब जो है वो देख सकता है। जैसे आप देखिए कि इस प्रकार से आपका समुद्र है और यहाँ पर कोई व्यक्ति नीचे बैठा हुआ है, तो इस प्रकार से आप देखते हैं, इस प्रकार से बाहर जा करके इस टाइप से एक लेंस टाइप का होता है जिसमें लोग डूब के देखते हैं। तो वो टाइप का ही आपका जो है ये होता है पेरिस्कोप। बाकी इसको सर्च करेंगे तो आपको जो है वो मिल जाएगा। चलिए देखते हैं अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। तो प्रश्न आपका है, मानक वायुमंडलीय दाब इनमें से पूछा गया कौन सा नहीं होता है। ये नहीं पूछा गया होता है, ये पूछा गया नहीं होता है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल के लिए भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि कोई अगर आपका नया वीडियो हो तो आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य जो है वो करते रहिएगा। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा, मानक वायुमंडलीय दाब कौन सा नहीं है। आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर जो है वो डी वाला जो है वो सही होगा, यानी कि 1.03 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये जो है आपका सही नहीं है। इसकी जगह सही क्या होगा, तो यहाँ पर आपका जो केजी प्रति सेंटीमीटर क्यूब लिखा है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मीटर क्यूब जो है वो हो सकता है। जो दाब बराबर आपका बल बटे क्षेत्रफल है उसके अकॉर्डिंग, इसलिए आपका ये वाला ऑप्शन जो है यहाँ से डी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि मानक वायुमंडलीय दाब नहीं होता है। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है बल का मात्रक आपको बताना है। हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। ए ऑप्शन है न्यूटन, बी ऑप्शन है आपका हर्ट्ज, सी ऑप्शन है आपका न्यूटन प्रति मीटर और डी ऑप्शन है किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा, अपना आंसर एबीसीडी के फॉर्म में वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्न की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसी से संबंधित या तो हम आपको थ्योरी भी करा देंगे कि बल ये जो मात्रक है इसमें और कैसे-कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि थ्योरी हमने इसकी नहीं देखी है, क्योंकि मात्रक तो हम लगभग सारी चीज़ें साथ में ही पढ़ते हुए चल रहे हैं। बाकी इस पर बेस्ड या टोटली और बेस्ड इस पर कुछ क्वेश्चन हैं, उनको हम आगे जो है वो देख लेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।